टीवी में मुजाहिद बेलवी आपको खुशामदीद कहता है। गो के अमेरिकन इलेक्शन की धमक भी सुनाई दे रही है और कोरोना की भी, लेकिन अयाज सादिक ने जो बयान दिया था उसकी बाज़गश्त बड़े तवातुर से सुनाई दे रही है। और एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि अभी पीडीएम का एक जलसा ख़त्म नहीं होता कि नून लीगी क़यादत का एक बयानिया आगे बढ़ जाता है। गुजरांवाला का जलसा हुआ, मियाँ साहब का बयानिया आगे बढ़ गया। कराची का जलसा हुआ, हमारे कैप्टन सफदर दामादे मियाँ साहब उनका बयान आगे बढ़ गया। कोयटा का जलसा हुआ तो हमारे कादिर बलोच साहब और सना ज़हरी ने कहा स्टेज पे नहीं वाला। और अब तो नौबत यह आई कि वो नून लीगी से निकल गए, बड़े कमिटेड नून लीग के कायद थे। और अब मैं देख रहा हूँ कि जब एक महीना ख़त्म हुआ पीडीएम को और फिर हमारे यहाँ सादिक साहब ने कौमी असम्बली में एक ऑन रिकॉर्ड बयान दिया, बयान जो इंडिया वाले ले उड़े, जो उन्हें ले उड़ना था। बाद में उन्होंने फिर वजाहत की, लेकिन अब कोरस की सूरत में जो है मैं देख रहा हूँ कि नून लीगी अयाज सादिक के बयान को जो है बयानिए को आगे बढ़ा रहे हैं। और इस हवाले से मैं यही कहूँगा कि पूरी पीडीएम जो है वो पीछे रह गई और अयाज सादिक और उनका बयानिया आगे निकल गया। अयाज सादिक साहब ने क्या कहा, ज़रा क्विक सुन ले, ख़ास तौर पर कौमी असम्बली में उन्होंने क्या कहा, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि नहीं जनाब मैंने ये नहीं कहा था। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे। जी हिलाली साहब, ये तो फिर बाद में उन्होंने तरदीद तो की कि जनाब मेरा ये मकसद नहीं था और ये तोड़ मड़ोड़ का बयान किया, लेकिन बयान वही है जो मैंने आपको सुनाया। तो ये जो मैं अभी बात कह रहा था आपसे, आप तो बड़े बहुत ही फॉलो कर रहे हैं इसको, कि पिछले एक माह में इनके जलसे होते हैं, बड़े धूमधाम से होते हैं, लेकिन वहाँ कोई ऐसी बात हो जाती है कि वो जलसा बैकग्राउंड में चला जाता है और वो बयानिया आगे बढ़ जाता है। अब अयाज सादिक साहब का बयानिया ने पूरी पीडीएम, देखते हैं ये बोझ उठा सकेगी इनके बयान का। हिलाली साहब देखिए, सीधी सादी बात है कि ये बयान जो है ये सीक्वेंशली ये गलत है, ये हो नहीं सकता। ये बयान इसके दिमाग में इसलिए घूम रहा है कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, वो जो बड़े शेक्सपियरियन किस्म के एक्टर हैं, वो बड़े ज़बरदस्त तकरीरें करते हैं, हाथ इधर फेंका उधर फेंका। ये जो हैं उनको कहा, उन्होंने ये कहा कि भाई 9 बजे अटैक करने वाला है। मैं आपको बताता हूँ ये क्यों झूठ है। झूठ इसलिए है कि आप थोड़ा सा इवेंट्स को, मैं कहता हूँ थोड़ा सा ट्रेस करें। पुलवामा के बाद हिंदुस्तान ने हमें धमकी दी कि हम अटैक करेंगे। हमने कहा तुम अटैक करोगे तो हम रिटेलिएट करेंगे। उन्होंने अटैक किया। उनके अटैक में 1 कौवा और 11 पेड़ शहीद हुए। अब हमने फिर उन्होंने फिर कहा, अमेरिका ने हमें कहा कि भाई तुम्हारा कोई नुकसान ही नहीं हुआ है तो मेहरबानी से इस मामले को ठंडा होने दो, जवाबी कार्रवाई ना करो। हमने कहा हरगिज़ नहीं, हमने जवाबी कार्रवाई करेंगे। और हमने जवाबी कार्रवाई किया। क्या किया? 4 सिलेक्टेड टारगेट्स में हमने नज़दीक बॉम्ब किया। उनका भी कोई नुकसान नहीं हुआ, मगर हमने बताया कि अगर हम चाहते तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। उन्होंने फिर क्या हुआ, उधर का डायरेक्टर जनरल रॉ ने फ़ोन किया DGISI को और उसने कहा कि हम अभी तुम्हारे पास 3 मिसाइल्स हम मारेंगे पाकिस्तान को। फट करके इधर से जवाब ये आया कि अगर आप 3 मारेंगे तो हम 9 मारेंगे जवाब में। ये भी अमेरिकनों को हमने बताया और पहुंचा उनके पास। उसके बाद ये इंडिया डर गए, माने उसके बाद उन्होंने और कोई नहीं अटैक किया। उसके दौरान जैसे आपको पता है उनके 2 हवाई जहाज़ गिर गए और घबराहट में उन्होंने अपना एक हेलीकॉप्टर गिरा दिया। अब आप मुझे बताएं, इधर वेयर इज़ द, ये है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। ये कौन सा अटैक आना था भाई 9 बजे? सवाल ही नहीं पैदा होता। जैसे उन्होंने किया हमने जवाबी कार्रवाई की और आखिरी जब हमने अटैक किया तो उनका जवाब नहीं आया। आखिरी जो उनकी धमकी थी वो उन्होंने धमकी निकली, पूरा नहीं किया। तो मुझे समझ नहीं आता है। मैं समझता हूँ इसका प्रॉब्लम ये है कि शाह महमूद कुरैशी सोचा होगा
कि यार हम एक यूनानिमस रेजोल्यूशन चाहते हैं पार्लियामेंट से हिंदुस्तान को बताने के लिए कि मुल्क में इत्तेफाक है। तो अब ये जो है नून वाले, ये तो है ही वैसे, ये तो आ नहीं रहे थे, ये इसको भी शायद एक NRO का एक सबब बनाना चाहते थे। तो इसने शायद इसने उनको धमकी दी कि भाई जल्दी जल्दी आओ, जल्दी वोट करो, इसलिए कि 9 बजे नहीं तो अटैक हो जाएगा। मैं और कुछ आई कांट अंडरस्टैंड कि और क्या हो सकता है भाई। मैंने तो आपको इवेंट्स बता दिया है जी। लेकिन हिलाली अब एक और बात जो है इंपॉर्टेंट, वो ये कि एयाज सादिक खुद तो ये बयान नहीं दे सकते, यानी और वो भी कौमी असम्बली में, और जो उन्होंने कहा वो सामने भी है। ये आखिर क्यों ज़रूरत पेश आई उनको? और यकीनन ये उन्होंने अपनी कायद के पूछे बगैर नहीं कहा होगा कि सेंसिटिव मामला है कि आप अपने चाहे वज़ीर ख़ारजा को, और वो भी कह रहे हैं कि उस वक्त आर्मी चीफ भी मौजूद थे, तो ये जो इनका मुसलसल अब पहले आर्मी ही नहीं बल्कि इंडिया को भी इन्होंने इन्वॉल्व कर दिया, तो मकासद क्या हैं? यानी इससे के ज़रिए क्या इमरान खान को यानी गिराने के लिए, अचीव करने के लिए ये हथकंडा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता? भाई इनका तो एक सीधा साधा जवाब आपका सवाल का ये है, अगर हम नहीं तो मुल्क नहीं। ये सीधा सवाल जवाब है। ये तो कब से इन्होंने बता दिया है इनके तकरीरों से और इनके हरकतों से कि अगर हम वापस नहीं आ सकते तो मुल्क कायम नहीं रहेगा। बस सीधी बात है। लेकिन आप ये समझते हैं कि नून लीग बता खुद नून लीग, यानी अब देखें ना, जनरल कादिर बलोच ने बहरहाल इस्तीफा दिया और बड़े सीनियर आदमी थे, बड़े पक्के मजबूत उनके होते थे। मैं जनरल साहब में देखता था कितना लड़ते थे नून लीग के लिए। क्या ये बयानिया नून लीग को और जी मुजाहिद साहब, शुरू में तो 48 घंटे सख्ता तारीरा कोई नहीं बोला, फिर आपने देखा फिर सब आ गए इकट्ठे, लेकिन पीडीएम की लीडरशिप अभी भी इस बयानिए से अलग नजर आ रही है, एक मौलाना को छोड़कर। क्या पीडीएम की मूवमेंट इस ये जो अब जो कुछ करते चले जा रहे हैं कि इमरान खान नहीं उनके पीछे वालों से मुकाबला है, और ये जो एयाज सादिक ने कहा, तो ये सब ये मूवमेंट लेके चलेगी इन सब के इस बयानिए को? देखिए, पहले चीज़ तो आपको मैं बता दूं कि ये देखिए ये किस किस्म के प्रायोरिटीज़ हैं नून लीग और मुस्लिम लीग छोड़ें, ये सिर्फ नून कहें। नून का क्या प्रायोरिटीज़ हैं? एक तरफ है कादिर बलोच, एक ईमानदार, रिस्पॉन्सिबल, फेथफुल, इनको सर्विस किया है जनरल एक तरफ। दूसरे तरफ है अख्तर मेंगल। जब वक्त आया बताने के लिए कि भाई ये जो है जनरल कादिर बलोच हमें इतना काम किया, हमारे लिए मिनिस्टर था हमारे कैबिनेट में, अब हम कह रहे हैं उसको हम कह रहे हैं नहीं तुम्हारी बात नहीं सुनते, ये अख्तर मेंगल को आके बोलने दो तकरीर में। तो उन्होंने उसकी प्रायोरिटीज देखे, ऐसे आदमी को तो उन्होंने पीछे ढकेल दिया, और इस इंसान को अख्तर मेंगल को इसलिए कि 1-2 दिन के लिए एडवांटेजेस था उन्होंने उसको आगे ले आया, इसलिए कि 4 सीट्स थे उसके पास। पहले तो ये है इनके प्रायोरिटीज़, ये हैं हमारे पॉलिटिशियंस के स्टैंडर्ड्स, वैल्यू सिस्टम, नॉर्म्स, एथिक्स, मॉरल्स। और इनसे कौन बेहतर इलस्ट्रेट करता है कि पाकिस्तान की क्या होता है, सिविलियन रूल्स जब आते हैं क्या होता है कि जब इन किस्म के लोग 30 साल से ये हुकूमत कर रहे हैं। और दूसरे तरफ तो आपको क्या बताऊं, आप जानते हैं वो एक और टोला बैठा हुआ है। लेकिन एक और बात है हिलालिया इंटरेस्टिंग, यानी मेरे ख्याल में ये नून लीग के जो कायदीन नज़र आते हैं जो अभी बातें कर रहे हैं, मेरा ख्याल है हमें आप जैसे लोगों को तो शायद उनको सोचते हैं इन्हें क्या तारीख़ का पता, इन्हें सियासी रमूज़ का पता। यानी अगर ये इन्होंने बयान फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं दिया था और अगर तहरीक इंसाफ के खिलाफ दिया था तो भाई तहरीक इंसाफ का तर्जुमान आता, DDISPR क्यों आके टीवी पे आएगा ये सब अपना बयानिया देने? क्या ये इतना सादा समझते हैं सारे पाकिस्तान को, सारे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को? ऐसा नहीं लगता हिलाली साहब? यस, बिल्कुल लगता तो ऐसा ही है मुझे साहब। यानी अगर फौज के बारे जब भी तो आया तर्जुमान, यानी फौज का तर्जुमान पाकिस्तानी फौज जो मगर इनका तो दुश्मन, मगर मुजाहिद साहब मैं थोड़ा सा हैरान हूँ कि आप ये मुझे सवाल पूछ रहे हैं। इनका दुश्मन तो फौज है ना, इनका दुश्मन वो खुद कहते हैं हम इमरान खान के साथ हमारा लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई तो फौज के साथ। नहीं, वो कहते हैं कि हमारा, हमने तो फौज को कहा ही नहीं, हम तो इमरान खान को कह रहे थे,
हम तो हुकूमत नहीं को कह नहीं रहे हैं। झूठ, नहीं भाई, वो कहती नहीं है इमरान खान कौन है, ये जो लड़की है क्या नाम है उनका, ये मरियम, ये क्या कहती हैं? ये कहती हैं कि हमारा लड़ाई तो इमरान खान से है ही नहीं। कहा कि नहीं? आपने सुना कि नहीं ये बात? तो फिर अगर इनके साथ हमें पता है आपकी लड़ाई किसके साथ है। आपकी लड़ाई विद द स्टेट ऑफ पाकिस्तान है। फ्रैंकली हाँ, फौज पे आप कंसंट्रेट कर रहे हैं, मगर एक्चुअली आप स्टेट ऑफ पाकिस्तान के साथ आपकी लड़ाई है। इसलिए कि स्टेट के इदारे, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और एस्टैब्लिशमेंट, ये सब मिलके कहते हैं, उन्होंने फैसला ये किया है कि आपके ख़िलाफ़ जो इल्ज़ाम है वो सही हैं, आप चोर हैं, आप पकड़े गए हैं, आपके ख़िलाफ़ सेंटेंस हुआ है, तो आप धमकियाँ दे के वापस नहीं आ सकते। और ये समझते हैं कि धमकियाँ दे के ये वापस आ सकते हैं, और कुछ लोग इनके साथ जो हैं वो समझते हैं हाँ ऐसे वापस आ सकते हैं। हिलाल साहब, मैं भी एक थोड़ा सा हिस्ट्री का तालिब इल्म हूँ, और मैं अमूमन लोगों को ये कहता हूँ जी, हमने ठीक है कन्फ्रंटेशन, यानी जब फौजी हुक्मरान होते थे लड़ाइयाँ भी देखी हैं। यानी मेरी अभी तक कोई 50 साल में तो ऐसा नहीं हुआ, मैं किसी से कह रहा था कि कभी पंजाब में आवाम फ़ौज के ख़िलाफ़ या फ़ौज आवाम के ख़िलाफ़ इस तरह आमने सामने आए हों जिस तरह माजी में सिंध या बलूचिस्तान या KP में आते रहे और उनमें हुआ हो। तो ये कैसे तवक्को कर रहे हैं कि नहीं इनके लिए पहली बार ये हो भी जाएगा? इसलिए कि ये बाहर भी इनका यही थियरी है ना कि हमें मदद करो। अब देखिए कितने सारे हम लोगों ने सुना है कि क्या रोल उधर जो पाकिस्तानी एग्ज़ाइल में हैं, जो भागे हुए हैं, भगोड़े हैं इधर से, वो क्या कर रहे हैं अमेरिका के साथ, उनको उनके कौन उनका कैंपेन लीड कर रहा है उधर। साथ साथ हिंदुस्तान तो ख़ुद का है, वी हैव इन्वेस्टेड इन नवाज़ शरीफ, हमारी इन्वेस्टमेंट है नवाज़ शरीफ में। वॉल्यूम 10 जो अभी तक बंद है, उसको खोलें, आपको और भी चीज़ें इनके बारे में निकलेंगे। देखिए मैं सिर्फ आपको कहता हूँ कि ये शरीफ्स जो हैं ये तुले हुए हैं कि फ़ौज को हमने ख़त्म करना है। माफ़ करिए, ये तो जब तक लड़ाई ना हो इनका मसला हल नहीं होगा। इनका ख्याल ये है, एक ज़माने में आपको पता था कि भुट्टो के बारे में कहते थे, वो तो ख़ुद कहता था कि भाई मैं पावर में, भुट्टो साहब जो थे वो कह रहा था मैं पावर में कैसे आऊँ, ईस्ट पाकिस्तान इज़ ऑलवेज़ इन द मेजॉरिटी, और वेस्ट पाकिस्तान में इस वक्त तो मैं जीता हूँ, मगर नेक्स्ट टाइम आई माइट बी कन्फाइंड टू सिंध। तो एक ही तरीका था, लड़ाओ। हिलाल साहब, एक आखिरी सवाल ये कि चले ये सब तो हो रहा है, नून लीग तो कर रही है, लेकिन आपको ये जो क्या इमरान खान जो 22 साल से तैयारी कर रहे थे, यानी चले तमाम शोबों में, उन्होंने 22 साल में कोई 12 तो छोड़िए 4 ऐसे बंदे भी तैयार नहीं करे जो आके कोई माकूल तरीके से उनकी हुकूमत की तर्जुमानी करें। ये जिस तरीके से, मैं नाम लेना नहीं चाहता था, ये शहबाज गिल, ये चौहान, ये चौधरी, ये शिबली, यानी ये सुबह 10-11 बजे से लग जाते हैं, इंतहाई ऊट पटांग किस्म के जवाब देने शुरू कर देते हैं। ज़रा ये क्या, यानी इससे क्या ना लगा है कि हाउ कि ये खान साहब के कहने पे करते हैं, ये खुद ही शुरू हो जाते हैं वज़ीर आज़म के कहने पे कहें? ये आपका अच्छा सवाल है, और बड़ी अफसोस की बात है कि अभी तक ऐसे स्किल्ड लोगों को ये हासिल, उनके सर्विसेज ये नहीं इस्तेमाल कर सके। मगर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, उससे भी ज़्यादा परफॉर्मेंस इज़ व्हाट मैटर्स। अब देखिए महंगाई ऐसा हो गया, अगर ये महंगाई चल रहा था और दूसरे तरीके से इन्वेस्ट देखिए इन्होंने बुरा नहीं किया है, प्लीज़ अंडरस्टैंड। 3 मुल्क हैं दुनिया में, 3 मुल्क हैं सिर्फ दुनिया में जो इस साल जब आपके स्टेटिस्टिक्स आएंगे वो दिखा सकेंगे कि हमारी इकॉनमी प्रोग्रेस किया है। उन 3 मुल्कों से एक है पाकिस्तान, ठीक है 0.5%, मगर फिर भी कुछ तो है। ये बात नहीं है, बात असल ये है कि जो चीज़ें इनको तवज्जो देनी थी, और जिस चीज़ पे अगर वो ज़्यादा तवज्जो देते कभी नहीं होता। गंदम का कीमत कभी नहीं बढ़ती, शुगर का कीमत कभी नहीं बढ़ती अगर इनका एडमिनिस्ट्रेशन ठीक होता, या अगर पंजाब ठीक होता और बता सकते हैं कि प्राइसेस स्टेबल हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। ये समझते हैं कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी मगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नहीं, ऐसा नहीं चलता है। तो ये चीज़ें हैं जो इनको समझना चाहिए, जो इन्होंने समझा नहीं अभी तक। लास्ट बिल्कुल किशन के मेरे ख्याल में गैर मामूली तौर पर
हमारे पिंडी वालों ने इस पर रद्दमल का इजहार किया था और शायद जो एयाज सादिक का बयान था, यानी अगर और कोई दौर होता तो शायद कुछ और भी कार्रवाई आई होती। लेकिन आप ये समझते हैं कि ये जो लड़ाई लड़ने जा रहे हैं और जो तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं, मैं फिर भी गार्डेड लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा क्योंकि लोगों के जहनों में है कि ये इतने बड़ी बड़ी जो बातें कर रहे हैं तो ज़रूर शायद कहीं कोई जिससे ये जो यानी क्यों वाई दे आर सो इस हद तक जा रहे हैं, डिस्परेट हो देखिए बिल्कुल समझ गए कि ना लूज कर रहे हैं ना। वही जो आप कह रहे थे कि अगर तुम नहीं तो हम नहीं, कोई भी आ जाए बूट, पहले तो बूट वाले आ जाते थे ना। देखिए इनको पता चल गया है कि इनके खिलाफ एक ही इदारा है, माफ़ करिए जुडिशरी नहीं, इनके खिलाफ एक ही इदारा है जिसका अगर वो सपोर्ट हासिल नहीं करें तो ये तरक्की नहीं कर सकते, और वो है फ़ौज। और अगर इन्होंने ठीक काम करता, अगर ये चोरी के एविडेंस नहीं निकलते तो वो चल रहा था मामला। माफ़ करिए, सब लोगों को पता है कि इन्होंने कितनी चोरी की है, किकबैक्स कितना किया है, बइंदर के साथ क्या कॉन्टैक्ट्स थे, और बड़े जगह हैं जो हम भी कह सकते हैं कि इनके साथ क्या कॉन्टैक्ट्स थे और कितने पैसे और कमीशन और किकबैक्स और ये जो एक्यूजेशंस थे। मगर जब ये बात निकला, जो इनकॉन्ट्रोवर्सिबल प्रूफ मिला, तो फ़ौज क्या कहती? फ़ौज कहती नहीं चोरी करो और फिर भी हम तुम्हारे साथ हैं। ये जो पैनामा का मसला निकला, ये फ़ौज तो नहीं निकाला, ये आईएसआई तो नहीं निकाला ना। ये माफ़ करिए, मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों को पता था। हम जिन्होंने पीपीपी गवर्नमेंट के वक्त प्राइम मिनिस्टर के लिए काम करते थे, हमें पता था कि उनको क्या पता था इनके बारे में और इनको क्या पता था उनके बारे में, मगर ये बातें बाहर नहीं आती थी। इसलिए उस वक्त दोनों का फ़ायदा था कि ये छुपा के रहें। अब ये बात आ गई है, पैनामा जो है वो किसी का ये नहीं, किसी ने इस मुल्क में किसी ऑर्गेनाइजेशन का नहीं, तो वो तो इंटरनेशनली आ गया था। उस पर जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला वो सच है, पकड़े गए। अब क्या आप फ़ौज को कहते, फ़ौज क्या करती? कहती नहीं चोरी करते जाओ। आई एम सॉरी, ये ऐसा नहीं चलता है। शुक्रिया ज़फ़र इलाही साहब, आपसे मुझे इल्म है कि जो गुफ्तगू हो रही है बड़ा कोशिश रहा था कि गार्डेड अल्फाज में गुफ्तगू की जाए, लेकिन अब तो स्क्रीनों पे लाइव जब इस तरह का नून लीग के बयानियाँ आने लगे और बराह रास्त निशाना बनाने लगे तो फिर गुफ्तगू भी इस तरह होने लगती है जो हम आमतौर पर ख्याल किया करते थे कि गार्डेड लफ्ज़ में ही गुफ्तगू करें, ख़ास तौर पर मुल्की कौमी इदारों के हवाले से। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद कि कोरोना पे भी गुफ्तगू करनी है और अमेरिकन इलेक्शन पर भी। GTV में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। और अब बस 24 घंटे रहते हैं और वाशिंगटन से ये खबरें आ रही हैं कि कोरोना के बावजूद, जबकि मरने वालों की तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, 100 साल तारीख़ में अमेरिका के कभी इतना बड़ा टर्न आउट नहीं आया, इतनी बड़ी तादाद में लोग वोट डालने नहीं आए। और फिर ताज़ा तरीन इत्तलात ये हैं कि गो के अभी तक जो बाइडन को ट्रंप पर सबक़त हासिल है। लेकिन इसमें एक और सवाल है जो डॉक्टर साहिबा हम बकाई हमारे साथ हैं, वो बताएंगी भी कि वहाँ एक पॉपुलर वोट होता है, एक रियासती वोट होता है। हिलरी क्लिंटन के भी पॉपुलर वोट ज़्यादा थे, ग़ालिबन 30 लाख, लेकिन क्योंकि उनके जो स्टेट थे, जो इलेक्ट्रोल थे, वो वोट इतने नहीं थे। अब ये सवाल है कि क्या बाइडन दोनों जगह, यानी रियासतों से भी, जो इलेक्ट्रोल में भी और पॉपुलर वोट दोनों में भी सबक़त हासिल करेंगे, या फिर सरप्राइज़ भी हो सकता है। लास्ट अमेरिकन इलेक्शन कोरोना नहीं था इसलिए मैं देखने गया था, कवर ही मैंने किया था, और आखिर तक लोग यही हिलरी बनी हुई थी उस वक्त तक, डार्लिंग अमेरिका के पॉपुलर लोगों की। लेकिन बहरहाल रिजल्ट आपने देखा कि ट्रंप जैसे, अब क्या उनके बारे में बात कहूँ, बहरहाल वहाँ के सदर हैं, लोगों ने उन्हें वोट दिया, इलेक्ट कर दिया। जी डॉक्टर साहब, ये तो मैं कह रहा हूँ कि अब क्या बिल हम फॉर्मली ये कहें कि दोनों में, पॉपुलर वोट में भी और इलेक्ट्रोल में भी बाइडन जीत जाएंगे? नहीं, एक्चुअली पिछले, वैसे तो
बाइडेन कुछ पॉइंट्स ट्रम्प से आगे थे। वो कोई तकरीबन 57 पे थे और ट्रम्प 49 पे थे। लेकिन पिछले 12 घंटे से जो खबरें आ रही हैं उससे ऐसा लग रहा है कि ट्रम्प जो है वो इंच अप कर रहे हैं। और बहुत लोगों का ख्याल है कि एक बहुत बड़ी साइलेंट मेजॉरिटी है जो ट्रम्प को निकल के वोट करेगी। तो अगर पॉपुलर वोट बाइडेन को जाता भी है तो इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो ट्रम्प को ही जाएगा। और मेरे ख्याल है जो दूसरी अहम डेवलपमेंट है जो मेरे ख्याल है अमेरिकन का इलेक्शन का कभी खासा नहीं रहा, वो ये है कि अक्रॉस द यूनाइटेड स्टेट्स, लेकिन बिलखुसूस उन स्टेट्स में जो स्विंग स्टेट्स हैं या जहाँ पे कंपटीशन सख्त है, वहाँ ये कहा जा रहा है कि शायद इलेक्शंस के रिजल्ट्स के बाद सिविल वायलेंस हो जाए। मतलब वॉलमार्ट ने अपनी वो शेल्फ जो है वो गन्स वगैरह से खाली की हैं और रिकॉर्ड नंबर ऑफ गन्स बिकी भी हैं। तो शायद पहली दफा अमेरिकन इलेक्शंस में पोस्ट इलेक्शन रिजल्ट वायलेंस एक्सपेक्टेड है, सिविल अनरेस्ट एक्सपेक्टेड है। और उसकी बड़ी वजह ये है जो सोसाइटी है वो बेइंतहा पोलराइज्ड है। अगर हम बाइडेन की तरफ देखें तो आपने देखा कि ट्रम्प जो ओबामा जो है, बराक ओबामा, वो बहुत वेहेमेंटली उन्होंने आकर अब बाइडेन को सपोर्ट करना शुरू किया है, फोन कॉल्स की थ्रू और एक्टिव कैंपेनिंग के थ्रू। बहुत नेक टू नेक इलेक्शंस है, लेकिन अभी भी बहुत लोगों का ख्याल है कि रिपीट होगा। जैसे आपने अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में कहा कि इशारे बाइडेन के लिए मिल रहे हैं और ट्रम्प जाएंगे। इसलिए मैं डॉक्टर साहब कह रहा था कि जो यानी हम पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि अमेरिका के इलेक्शन जो पिछले देखे, खुद मैंने कोई 2-3 बल्कि 2 बार गया और कई महीने देखे, तो उसमें वहाँ भी लोग जो है वो आखिर वक्त तक जो है वो ये नहीं कि वो लोग तय कर लेते, जैसा ख्याल होता था कि बहुत वाज़ेह फ़र्क। अब आहिस्ता था जो बहुत हम फ़र्क देख रहे थे 10 और 20, जैसे आपने कहा भी। तो अगर ट्रम्प दोबारा कामयाब हो गए, यानी अब इस तरह की खबरें बल्कि अफवाहें ही समझ लें अगर आ रही हैं, उससे कोई फ़र्क पड़ेगा वैसे? नहीं, मेरा ख्याल है कि ट्रम्प के कामयाब होने के बहुत बहुत वाज़ेह चांसेस हैं। जो खामोश ताकतवर अमेरिका है जिसमें क्रूड ऑयल की एक्सप्लोरेशन वाली कॉर्पोरेट सेक्टर है, मईशत से जुड़ी हुई वोट का ट्रस्ट है, क्लोनस लॉबी है, जैसे कहते हैं ना कि वो ताकतवर अमेरिका, ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर खामोशी से ट्रम्प के पीछे अलाइन हो रहा है। अच्छा। और जो कॉर्पोरेट अमेरिका है, जो ऑयल लॉबीज हैं, जो फॉरेन पॉलिसी की लॉबीज हैं, और जो टैक्स ज्यादा लॉबीज नहीं चाहती हैं, वो सब जो है वो खामोशी से ट्रम्प के पीछे उनका जो सपोर्ट है वो बढ़ रही है। और इसीलिए पिछले 12 घंटों में बहुत लोगों का ख्याल है कि ट्रम्प इंच अप कर रहे हैं। फिर डॉक्टर साहब यही कहा जाए ना कि जो हम डेमोक्रेसी को कहते हैं, जब हिंदुस्तान में मोदी जैसा जो गुजरात में सब कुछ कर चुका हो और एक पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर बन के आए, तो ये कोई ये नहीं समझे कि अब जमहूरियत का मतलब ये है कि कोई अच्छे लोग मुंतखब हो रहे हैं। जो अगर ट्रम्प दोबारा आ जाता है तो फिर यही बात होगी कि रायअम्मा जो है, जो मेजॉरिटी है, वो कोई डेमोक्रेसी की बुनियाद पर, कोई यानी कोई अखलाकियात की बुनियाद पर, या कोई यानी वो जो होता है यानी बहुत सारे इंसानी हुकूक की बुनियाद पर वोट नहीं डालती। मेजॉरिटी वोट वो देखती है कि एक ताकतवर, चाहे वो एक वसीला हो, नस्ल परस्त हो, पावरफुल आदमी होना चाहिए। इसीलिए मोदी और ट्रम्प को वोट दिए दो बड़ी जमहूरियाओं ने। देखिए, जो जमहूरियत पे मुबस्सिरीन है वो तो कह रहे हैं कि सिर्फ अमेरिका में नहीं, लेकिन बिलखुसूस अमेरिका में इतनी कमजोर जमहूरियत कभी नहीं हुई जितनी अब है। बल्कि वो कह रहे हैं कि ये चौथी लहर है जमहूरियत की, जिसमें सारी जमहूरी इंडिकेटर्स कमजोर हुए हैं और अमेरिका इसका सरगना है। यूरोप में भी हुए हैं, इंडिया में भी हुए हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा कमजोरी या डाइल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी आई है वो ट्रम्प के जमाने में आई, और अगर वो रीइलेक्ट हो जाते हैं तो इस पे मोहर लग जाती है। थैंक यू, शुक्रिया डॉक्टर रहमा बक्काई। डॉक्टर साहिबा, यानी मैं हमारा ये ख्याल था, और जैसे कि पहले दिनों पहले तो ये लग रहा था कि वाज़ेह तकसीम है, सवाल ही नहीं है ट्रम्प का, लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ गए, अब तो खैर बिल्कुल कल हम इलेक्शन डिस्कस कर रहे होंगे, इलेक्शन हो रहे होंगे, लेकिन अब नज़रअंदाज नहीं कर सकते अगर ट्रम्प जीत गए। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद करता है। और अफसोसनाक अमर ये है कि कोई खौफ या मकसद नहीं लोगों में आए या लोग जो है वो परेशानी में ज़्यादा मुब्तला हों, लेकिन बहरहाल हकीकत यह है कि जो कोरोना की जो दूसरी लहर है वो पहले से आगे बढ़ती नज़र आ रही है कि गुज़िश्ता दिन 1123 नए केसेस आए और अमवात भी 12, बल्कि उससे दिन पहले 19 हुई, जबकि सितंबर और अक्टूबर में 2 और 3 अमवात थीं और केसेस भी गालिबन उस आधे भी से भी कम थे। कहा यही जाएगा कि जो हुकूमत ने रियायत दी कि लोगों कारोबार खुले, शादी हॉल्स खुलें, शॉपिंग मॉल खुलें, रेस्टोरेंट्स खुलें, लेकिन लोगों ने धज्जियाँ बखेर के रख दी SOP की। दूसरों को क्यों दोष दें? हम भी बड़े रिलैक्स हो गए हैं आजकल, बिल्कुल जो प्रोग्राम करते हुए इधर उधर आते जाते हुए भी। मेरे साथ डॉक्टर अताउर रहमान हैं, टास्क फोर्स जो बनाई है गवर्नमेंट ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, वो बड़े मुमताज़ साइंस हैं पाकिस्तान के, वन ऑफ द मोस्ट टाइप। डॉक्टर साहब, गुज़िश्ता हफ्ते भी आपसे बात हुई, लेकिन अब तो सिचुएशन बड़ी अलार्मिंग हो गई है और गालिबन ये जो मैं अभी कह रहा था कि 1023 केसेस नए आए हैं, अमवात भी 12 और 19 जा रही हैं। डॉक्टर साहब, बात यह है कि हुकूमत ने तो अपनी तौर पे सब जो कुछ कर सकते थे किया है और दुनिया भर में तारीफ हुई है जिस अंदाज से इसको कंट्रोल किया है। अब हमारे बराबर देख रहे हैं हिंदुस्तान के 40, 50, 60 हज़ार केसेस रोजाना आ रहे हैं। हमारे जो थे 200 तक पहुंच गए थे, अब वापस बढ़ के कोई 1100 के करीब हो गए हैं। तो इसमें लोगों का कसूर है कि लोग जो है वो रिलैक्स हो गए हैं, SOPs फॉलो नहीं कर रहे और सब में आपस में ऐसे नॉर्मली मिला जुला जा रहा है, तो वो तो फैलना ही है। ये तो वायरस जो है नहायत ही खतरनाक वायरस है ये, और जरा भी बेहतियाती करी और जो यूरोप में और अमेरिका में आप देख रहे हैं वो भी यही वजह है कि जहां लोगों ने रिलैक्स किया वहां पे तेजी से फैलना शुरू हो गया। और अब तो कर्फ्यू भी लग रहा है यूरोप के मुख्तलिफ बहुत से शहरों में। तो पाकिस्तान में भी अगर हमने एहतियात नहीं करी तो यही हालत होगी। कम से कम जो शादी हॉल हैं, जो हवाई जहाज के अंदर जो ट्रेवल है, पहले ये एयरलाइंस ने ये किया था कि एक एक सीट खाली रखते थे, अब तो सब भरे हुए जा रहे हैं। और ख़ास तौर पे जो ऐसी जगहें जो बंद जगहें हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस होता है इसके फैलने का। तो ये जो है ये आसानी से जाने वाला नहीं है। हमें ये जो फर्स्ट वेव और सेकंड वेव और थर्ड वेव ये हम कंट्रोल करेंगे, थोड़ा कम हो जाएगा, ज़रा हम रिलैक्स करेंगे, फ़ौरन बढ़ेगा ये और तेज़ी से फैलेगा। तो जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आ जाती और वैक्सीन से हम अपने आप को महफूज नहीं कर लेते इस वायरस से, जब तक ये सिलसिला जारी रहेगा। और ये निहायत खतरनाक सिलसिला है। अगर ये ज्यादा बढ़ गया तो फिर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो फौरी तौर पे SOPs को फॉलो करना चाहिए और सब लोगों को एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि ना तो दवाई इस वक्त सामने कोई ऐसी है जो इसको रोक सकती है और वैक्सीन भी 4, 6, 8 महीने दूर हैं। तो फिलहाल और कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि हम जो SOPs को फॉलो करें और सख्ती से फॉलो करें। जी, लेकिन डॉक्टर साहब अभी एक नाम नहीं लूँगा क्योंकि ज़रा शायद गालिबन मैं भी SOP का ख्याल रखता हूँ, लेकिन एक अस्पताल ने, एक हॉस्पिटल ने, बड़े प्रेस्टिजियस हॉस्पिटल ने दावा किया और हमारे बड़े मुक़्तदर अखबार हैं अंग्रेज़ी के, उसने बड़ी उनको कवरेज भी दी और उनका ये दावा है कि हमने यानी कोई एक ऐसी वैक्सीन तलाश की है, दवा तलाश की है जो लोगों पे इस्तेमाल की और वो एक सक्सेसफुल भी हुई, कामयाब भी हुई। आप किस हद तक इस खबर के हवाले से जो मैंने कहा ना मुस्तनद हमारे अखबार में शाये हुई है और इदारा भी बड़ा प्रेस्टिजियस है, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? अभी तक कोई दवाई नहीं है, ये सब गलत रिपोर्ट्स हैं। वैक्सीन जो है वो तो जो लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं और बीमार हैं और हॉस्पिटल में हैं उनके ऊपर तो वैक्सीन का देना बेकार है, क्योंकि तो ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुके हैं। वैक्सीन तो सेहतमंद अफराद के लिए होती है जो बिल्कुल सेहतमंद है और जिनको ये कोरोना वायरस नहीं हुआ उनको दी जाती है ताकि उनके अंदर एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएं और प्रोटेक्ट हो जाएं। अगर कोई ये क्लेम कर रहा है कि वैक्सीन दी गई है हॉस्पिटल में पेशेंट्स को जो ऑलरेडी कोरोना वायरस थे और उससे ठीक हो रहे हैं, वो जो है ये गलत रिपोर्ट्स हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और जो अद्वियात हैं, चाहे वो डेक्सामेथासोन हो या रेमडेसिविर हो या और कुछ अद्वियात हैं जो इस्तेमाल की गई है, उनका मार्जिनल इफेक्ट है, वो खास फायदा नहीं है। थोड़ा बहुत 2-4 रोज रिकवरी बेहतर हो जाती है, लेकिन मोर्टेलिटी जो है, जो लोग इंतकाल कर रहे हैं इसकी वजह से, उस पर रेमडेसिविर का कोई खास फर्क नहीं है उनकी मोर्टेलिटी में। इसी तरीके से डेक्सामेथासोन जो सीरियस केसेस हैं
वहाँ पे कुछ फायदा देता है, लेकिन वो भी बहुत खास मार्जिन नहीं है। तो अभी तक कोई दवाई नहीं है। नई दवाई आने में कम से कम 5 से 10 साल लगेंगे और अरबों डॉलर खर्च होंगे। तो नई दवाई तो आई अभी फिलहाल आप भूल जाइए। जो एग्जिस्टिंग अद्वियात हैं, जो दूसरी बीमारियों के लिए इस्तेमाल होती हैं या वायरल डिजीजेस के लिए इस्तेमाल होती हैं, उन्हीं को एक अंधेरे में तीर चला रहे हैं दुनिया भर में कि शायद कोई इस वायरस के खिलाफ एक्टिव हो जाए, लेकिन अभी तक कोई इसमें फायदा नहीं हुआ और ना अभी ज्यादा हमें उम्मीद रखनी चाहिए। वैक्सीन बस एक उम्मीद है, वो 4-6 महीने बाद आएंगी और वो किस हद तक कामयाब होती है ये सिर्फ वक्त बताएगा। तो अगर फिर हम ये समझे डॉक्टर साहब, क्या अब क्योंकि मुझे इल्म है कि फिर जो लॉकडाउन उठाने का या SOPs को फॉलो करने के लिए एक हाई प्रोफाइल मीटिंग्स होती हैं आप लोगों की, तो अब ये जो क्या बरतानिया की तरह या दीगर यूरोपियन मुल्कों की तरह आप लोग ये फैसला करने जा रहे हैं या जाएंगे कि पुराना जैसा लॉकडाउन नाफिज कर दिया जाए ताकि इन अफवात और इन केसेस से बचा जाए? जी, रोजाना की बुनियाद पे मॉनिटरिंग हो रही है। रोजाना की बुनियाद पे स्कूल्स को, कॉलेजेस को और दूसरी जगहें हैं जहाँ पे ये डिटेक्ट हो रहा है, उनको बंद किया जा रहा है। और अगर ये ज्यादा तेजी से फैला तो फिर यकीनन सख्ती करनी होगी। मैं बस उम्मीद कर सकता हूँ कि लोग जो हैं एहतियात करना शुरू करेंगे, वरना फिर वही जो शुरू के 1-1.5 महीने में सख्ती थी वो करनी पड़ सकती है। बस ये उम्मीद है कि वो वापस नहीं, क्योंकि उससे अगर आप फैक्ट्रियां बंद कर देते हैं और सारे बाजार बंद कर देते हैं तो फिर गुरबा जो हैं और जो लोग जिनकी रोजी इससे डिपेंड करती है तो उनके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो वो हुकूमत नहीं चाहती कि इस तरह के कोई एक्शंस लिए जाएं, लेकिन मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इसको कंट्रोल में रखे यहाँ पर और वो सिचुएशन पाकिस्तान में ना आए। ठीक है डॉक्टर साहब, हम भी दुआ ही कर सकते हैं, क्योंकि बहरहाल दूसरों को क्यों दोष दें, हम भी कोई बहुत ज़्यादा उस मोहतात नहीं रहे ना हैं। और कल आपसे गुफ्तगू होगी अमेरिकन इलेक्शन पर, जो हमेशा दुनिया में की तारीख़ में जब भी हुए उसको बड़ी अहमियत दी जाती है कि अमेरिका का में बैठने वाला सदर सारी दुनिया में होने, ख़ास तौर पर जो हम लोग अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उस पर असरअंदाज होता है। तो कल की हमारी आप खुसूसी नशियात देखेंगे अमेरिकन इलेक्शन पर। जाहिद वेली को GTV से इजाज़त दीजिए।